चलिए आज आप लोग को एक लेसन का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जिससे कंफर्म आपका 8-9 नंबर पूछता है। 8-9 तो कम से कम 5 नंबर जरूर आपसे पूछेगा। वो लेसन है रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर कहने का मतलब क्या होता है आपका, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसी को लोग चर संख्या कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर तो होगा और क्या करना, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहने का मतलब, और इस लेसन में थोड़ा सा और एक चीज जोड़ते हैं जिसका नाम होता है युग्म। युग्म कहने का मतलब होता है जोड़ा। युग्म कहने का मतलब जोड़ा होता है। तो दो चर जैसे कि a1x लिखें प्लस b1y लिखें और प्लस c1 बराबर 0 अगर लिखते हैं तो ये तो एक चर वाला समीकरण है, इसमें एगो x है और एगो y है। जो a1 b1 c1 देख रहे हैं वो आपका कांस्टेंट है, अचर है, जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है। तो युग्म करने का तो जोड़ा हो रहा है, तो जोड़ा में लेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ऐसे है। तो यही इक्वेशन का फॉर्म है। तो लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस समीकरण का फॉर्म यही है। इस मेथड को हम लोग 5 विधि से पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए जानेंगे। ऐसे हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। पहला है विलोपन या लुप्तीकरण। विलोपन को ही हम लोग लुप्तीकरण बोलते हैं। विलोपन को क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण। दूसरा है प्रतिस्थापन। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन। तीसरा जो है वो आपका है ब्रज गुणन। तीसरा जो है ब्रज गुणन है। और चौथा जो है आलेखीय विधि है। क्या है? आलेखीय, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफीय विधि। जो इससे आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर के हर साल कंफर्म पूछता है। वो आपको पहले बताया भी गया है, लेकिन जब इसका सब्जेक्टिव को बताया जाएगा तो उसके साथ एक बार बता दिया जाएगा। तो ये 4 विधि में ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वो आपको ब्रज गुणन विधि है। कौन सा विधि है? ब्रज गुणन विधि, जो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे इस लेसन से और सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा समीकरण युग्म का रूप है? तो रूप क्या हो जाएगा आपका? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो है आपका समीकरण जो है युग्म है उसका रूप होता है ना। तो कोई फॉर्म में रहेगा तो सबसे पहले इस फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि चेंज करने का प्रयास करेंगे। चेंज करने का प्रयास करेंगे, चेंज करेंगे, प्रयास ही नहीं बल्कि चेंज करेंगे इस फॉर्म में। तो आज हम लोग चलेंगे ब्रज गुणन विधि के बारे में। ब्रज गुणन विधि के बारे में कि ब्रज गुणन विधि से हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है और कंफर्म आपको 5, 6, 7 नंबर का पूछता है ना। तो देखिए ब्रज गुणन विधि में सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो क्या जो समीकरण है, क्या है समीकरण, समीकरण का रूप। समीकरण का रूप जो रैखिक समीकरण है इसका रूप क्या होता है? तो लिखा गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ए सेकेंड है। अब ये लेसन में ये हम लिख दिया है यहाँ पे फॉर्म। अभी हम लोग चलेंगे ब्रज गुणन विधि में। चलिए इसको इरेज करते हैं, उस पर ब्रज गुणन विधि में चलेंगे। तो इसके लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना है। 3 स्थिति हमारे सामने है। कितना स्थिति है? 3 स्थिति है। और 3 स्थिति को देखने के साथ हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं वो 3 स्थिति कौन है, वो 3 स्थिति कौन है। तो सबसे पहला जो स्थिति है हम लोगों का चेक करते हैं क्या कि a1y a2 बराबर b1y b2 और बराबर c1y c2। एक कंडीशन होता है ना। अगर चेक कर रहे हैं और पहला वाला ही आपका बराबर नहीं है, पहला वाला ही आपका बराबर नहीं है, तो आगे हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब पहला बराबर नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है कि जैसे कि चेक करेंगे a1y a2 इक्वल टू b1y b2। पहला बार में तो बराबर नहीं था,
अपनी बराबर रहेगा और आगे जाके बराबर नहीं होगा, आगे जाके बराबर नहीं होगा। तो जब पहले ही बराबर हो जाएगा, पहला ही बराबर हो जाएगा और आगे जाके बराबर नहीं होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या उसका तो अनगिनत आदित्य हल हुआ, इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए तीसरा कंडीशन, कितना कंडीशन, तीसरा कंडीशन है पूछता है a1 by a2। मानते हैं कि पहल का बराबर हो गया तो आगे चेक कर लिए तो बराबर, तीन कंडीशन, पहल का तो हो गया, अब नहीं चेक करेंगे, अगर पहल का हो गया तो अगला हो भी सकता है या नहीं हो सकता, अगर नहीं हो तो अगला क्या है, बराबर हो सकता है तो होगा। तो इसका लिखेंगे अनंत हल होगा, क्या लिखेंगे, अनंत हल होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि अनगिनत, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। अब हम लोग इसमें और भी जानते हैं कि जब ऐसा हल होता है तो क्या होता है, जब आपका अद्वितीय हल होती है तो ग्राफीय मेथड में, किसमें, ग्राफीय मेथड में देखते हैं तो ग्राफीय मेथड में जो होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी होगी। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यानी कि जब प्रतिच्छेदी कहने का मतलब, मानती ए एक लाइन है और एक लाइन है, तो एक जगह पर कहीं कटा ना तो एक तो x का मान आएगा और एक किसका, y का मान आएगा, तो यही प्रतिच्छेदी रेखा होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। दूसरा है कोई हल नहीं होता है तो समानांतर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, समानांतर रेखा। देखिए कैसे, कोई हल नहीं, समानांतर कहने का मतलब कि एक ही अंतर के साथ चलेगा। जैसे ए जा रहा है तो हमेशा तो यही डिस्टेंस आ जाएगा, कभी एक दूसरे से कटेगा, कटवे नहीं करेगा तो कोई हल होगा, नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो समानांतर होगा। तीसरा है कि अनंत हल होगा, यानी बहुत सा हल होगा, तो ये संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है, एक ही रेखा पर होता है। जैसे कि एक रेखा इसी पे आ जाएगा तो जितना x का मान आएगा उतना ही y का मान आएगा ना, तो कहने का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर होगी, एक ही रेखा पर होगी। क्या, एक ही रेखा होगी, एक ही रेखा पर होगी। तो ये तीन कंडीशन हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि कोई चीज का सॉल्यूशन कब निकलता है, जब उसको सपोर्ट करने वाला कोई रहता है, साथ देने वाला रहता है ना, साथ देने वाला रहता है। यानी साथ देगा तो हम लोग को कुछ निकलेगा, नहीं देगा तो नहीं निकलेगा। तो क्या, जब इसका हल हो रहा है तो कोई साथ दे रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और एक इसका कोई हल नहीं है, अगर नहीं साथ दे रहा है तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। या इसका भी हो रहा है तो ये भी तो संगत होगा, क्योंकि इसका भी तो साथ दे रहा है, बहुत सा हल निकल रहा है ना। फिर संगत कहने का मतलब साथ दे रहा है तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। और कोई साथ नहीं दे रहा, यानी कुछ कर रहा, विरोध कर रहा, तो उसको क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं, कहते ना। और ये जो होता है आश्रित होता है, यानी इसलिए आश्रित बोलते हैं क्योंकि जितना आपका x का मान आएगा उतना ही आपका y का। तो ये तीन कंडीशन को याद रखना है। कितने कंडीशन को याद रखना है, तीन कंडीशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि समानांतर होने की कंडीशन क्या होगी, समानांतर होने की स्थिति क्या होगी। समानांतर कब होगा, जब a1 a2 बराबर b1 b2 = होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये याद रखना है ऐसा कि पहला चेक किए नहीं हुआ तो अद्वितीय हल हुआ, और एक तीन से तो बाकी हम लोग सब देख के समझ लेंगे कि अद्वितीय हल है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि एक ही बिंदु पर होगा कि समानांतर होगा, ये सब के बारे में। तो अब ये तो इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है। ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी पूछ सकता है ना, लेकिन इनडायरेक्ट क्या एक और है, संपाती तो बता दी। हाँ, तो इस तरह से संपाती करने का तो एक ही अनुपात में, यानी इसी को क्या बोलते हैं, एक ही रेखा पर तो क्या बोलते हैं, संगत है, संपाती है। क्या है, संपाती, इसी को बोला, तो नीचे वाला को। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे क्वेश्चन आपको देगा, दो इक्वेशन देगा, क्या देगा, दो इक्वेशन देगा। दो इक्वेशन के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये है कि नहीं है, चेक करने के लिए। जैसे कि मानते हैं कि 2x + 3y - 6 = 0 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 4x + 9y - 12 = 0। ये दो कंडीशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको चेक करके बताइए समीकरण का कि इसका कितना हल होगा, कितना हल होगा। तो पहले तो चेक करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो a1 की जगह पहला 2 है ना, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, 2 है तो 2 और बटा कितना यहाँ 4 और बराबर
3 बटा कितना 9 और बराबर -6/-12। 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 6 दूनी 12। पहिल का बराबर है नहीं है। जब पहिल का बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा आपका अद्वितीय हल हो जाएगा, और अद्वितीय हल हो जाएगा तो प्रतिच्छेदी भी होगा। तो कोई भी इससे पूछेगा तो हमें बता सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चेक करने के लिए कहेगा, जैसे कि कहेगा कि बताइए कि क्या चेक कीजिए तो कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट क्या पूछता है, इसका ऑपोजिट एक हम बताते हैं, पहला ही बोलेगा। जैसे कि दिया है कि 2x प्लस ky बराबर 3 और क्या है 3x प्लस 6y बराबर कितना 9, ये दो दिया है। और कहेगा कि अनगिनत हल है, पहले ही बोल देगा कि अनगिनत हल है। क्या बोल देगा अनगिनत हल है। और जब अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए k का। तो अनगिनत हल होने का क्या शर्त है, अनगिनत हल होने का सब ये है, ये सब बराबर है तो सब बराबर करेंगे। तो 2 बटा कितना 3 बराबर k बटा कितना 6 बराबर 3 बटा कितना 9, सब बराबर करेंगे ना, सब बराबर करेंगे। अब ये कटने लगा तो बताइए कि ये दोनों को बराबर ले सकते हैं, तो ये दोनों को कोई भी एक बराबर ले सकते हैं। तो बराबर जब लेंगे तो 2 बटा 3 और बराबर k बटा 6, तो कितना ये तो कट जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, k बराबर कितना आ गया 4 आ गया कि नहीं आ गया, k बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तो आपको कोई भी क्वेश्चन लेके सर हो सकता है आना नहीं बराबर आ सकता है, लेकिन जो आपको एग्जाम में देगा वो आपका फिक्स पॉइंट रहता है, आपका क्वेश्चन जो रहता है फिक्स करके रहता है। तो इस तरह से आपका इस लेसन से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें एक टाइप है कि चाहे तो एनए से चेक करके एनए पूछेगा कोई वाला, या तो एनए बोल के एनए वाला कोई पूछेगा, है ना। दूसरी बात, जो आपका रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है, याद रखना है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है। तो ये लेसन था आपको सबसे, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि थी वो आपका थी ब्रज गुणन विधि। कौन सी विधि, ब्रज गुणन विधि। जो है ब्रज गुणन विधि आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, और इससे आपका अक्सर हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे हुए रहता है। चलिए इसको देख लीजिएगा। देखने के बाद आगे हम आपको इसमें सब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे कि इसमें सब्जेक्टिव का कौन कौन टाइप है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।